हेलो एंड वेलकम। जेकेपीएसआई में जो साइंटिफिक रिसर्च का कंपोनेंट है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया जो कि था साइंटिफिक रिसर्च के सिलेबस ब्रेकडाउन के ऊपर, हमने आपको बताया कि साइंटिफिक रिसर्च में क्या क्या आपको पढ़ना है, उसके अंदर सिलेबस में क्या क्या है, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे मिसलिनियस टॉपिक्स आता है साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। अब ये सारे टॉपिक्स हम आपको पढ़ाएंगे आपके जेकेपीएसआई के अकॉर्डिंग। आपके जेकेपीएसआई में जो चीजें पूछे जाएंगी वही चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। हम यहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। आपका हर एक क्वेश्चन साइंटिफिक रिसर्च से निकल जाए, बस उस लेवल का हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और हम आपको ये मंथ वाइज पढ़ाएंगे। जुलाई 2024 के ऑनवर्ड्स जो जो इंपॉर्टेंट या हॉट टॉपिक्स रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के, उसी से आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा जेकेएसएसबी। तो हम क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम जुलाई 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं साइंटिफिक रिसर्च के रिलेटेड, वो हम आपको वन शॉट में कराएंगे। इसके बाद हम आपको अगस्त 2024 का कराएंगे, फिर सितंबर 2024 का कराएंगे। साथ में मैं आपको ये भी बोलूं कि हर वीडियो के बाद आपको एमसीक्यू वीडियो मिलेगा, ताकि आपको पता चले कि जेकेएसएसबी कैसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको हम ये भी बताया कि जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का कंप्लीट बैच ज्वाइन करने का तरीका क्या है, स्क्रीन पे लिखा है, पढ़ लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ साथ आप सब इंस्पेक्टर के अलावा भी कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो तरीका क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा इन सभी बैचेस का। उस लिंक के जरिए आप जाके बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, या तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे कोऑर्डिनेटर को मैसेज कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे बैच में ज्वाइन होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम साइंटिफिक रिसर्च का लेक्चर नंबर 1 आतिफ सर की आवाज में। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज का हमारा लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनिए। और एंड में मैं कुछ एमसीक्यूज भी लाया हूं जो कि हम सॉल्व करेंगे, जो बेस होंगे इसी टॉपिक पे, जो कि आप सॉल्व तभी कर पाएंगे अगर आप ये लेक्चर अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये? बिकॉज आपने पिछले कुछ टाइम में देखा होगा, आयरन डोम का आपने नाम सुना होगा, या THAAD इसका भी सुना होगा। अब ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है बिकॉज जो पैलेस्टाइन और इसराइल का वॉर चल रहा है वहाँ पे आयरन डोम का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि गाजा से जो भी मिसाइल्स फायर हुई हैं इसराइल पे, उनको नाकाम कर दिया है आयरन डोम की टेक्नोलॉजी। चलो सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे हो गए। और अब इंडिया ने भी इस फील्ड में बहुत बड़ा जंप किया है। उन्होंने भी सेकेंड फेज शुरू कर दिया है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। बेसिकली क्या होता है कि अगर मिसाइल किसी कंट्री की तरफ आ रहा है तो वो उसको डिफ्यूज कर सकते हो, वो उसको नाकाम कर सकते हो। तो इंडिया ने इसका सेकेंड फेज शुरू कर दिया है। और कौन कर रहा है अगर आपको पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कौन कर रहा है। DRDO या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कर रहे हैं, नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात ये कि ये कहां से किया गया, लॉन्च कहां से हुआ था ये, तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर, याद रखिएगा आप, यहां से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, इसमें एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल जो है, एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल, इसके बारे में यहाँ पे रिसर्च हुआ है। इसको डिफ्यूज करने के लिए इंडिया ने सेकेंड फेज जो है वो स्टार्ट किया है। और ये किस रेंज तक के मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिफ्यूज कर सकता है, जो कि 5000 किलोमीटर क्लास वाले होते हैं। बेसिकली हर मिसाइल की अलग अलग रेंज होती है, तो 5000 किलोमीटर क्लास वाली जो है उनके अगेंस्ट ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये तो थी न्यूज़। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो बार बार मैं बैलिस्टिक मिसाइल्स बोल रहा हूँ ये क्या होता है, तो ये आपके लिए है, अगर आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। वेल, इतना डेप्थ में शायद पूछे ना, बट आपको आइडिया होगा कि क्या होता है बैलिस्टिक मिसाइल और क्या होता है क्रूज मिसाइल। इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली वो होता है जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है इस तरह की,
ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल आपको पता होगी, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। और क्रूज मिसाइल वो होता है जो सीधे ही चलता है, इसमें कोई ट्रेजेक्ट्री या प्रोजेक्टाइल फॉलो नहीं होता है, ठीक है। इसके कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है तो वो है ये एग्जाम्पल अगर आपको क्रूज मिसाइल की पूछी जाए ब्रह्मोस, और अगर आपको पूछी जाए बैलिस्टिक मिसाइल्स की तो पृथ्वी एंड अग्नि। ये सब आपको पता होनी चाहिए कि कौन किस तरह का मिसाइल है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, मुझे बता दो जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये किस कंट्री के साथ मिलकर इंडिया के पास आया है। इस कंट्री का नाम बताइए, किसके साथ कोलैबोरेट करके इंडिया ने ये मिसाइल लाई है अपनी कंट्री में। चलिए, ये थी हमारी पहली न्यूज। अब आते हैं हम दूसरी न्यूज पे। नेचुरली एग्जिस्टिंग डीएनए एडिटिंग टूल। डीएनए आपको पता होगी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको नेचुरली एग्जिस्टिंग टूल कोई मिला है साइंटिस्ट्स को। अब ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पता होगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिस्पर कैस9, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा और एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा भी गया। तो अब जो नया रिसर्च हुआ है, नई डिस्कवरी हुई है, वो है ब्रिज रिकम्बिनेस मैकेनिज्म। ये नया नेचुरली एग्जिस्टिंग डीएनए एडिटिंग टूल है। नेचुरली, ये आप याद रखना कि ये नेचुरली एग्जिस्टिंग है, ये सिंथेटिक नहीं है, ठीक है। ये है जिससे डीएनए को एडिट किया जा सकता है। आपको डीएनए के बारे में पता होगी, ये 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें बेसिस वगैरह होती है ATGC करके। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी, वो तो स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन ये आपको याद रखना है रिकम्बिनेस मैकेनिज्म। और ये कैसे काम करता है, अगर आपको पूछा जाए कि ये किसकी मदद से, जो कि ये नेचुरली एग्जिस्टिंग डीएनए एडिटिंग टूल है, ये किसकी वजह से, किसकी मदद से काम करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए जंपिंग जीन्स, ठीक है। जंपिंग जीन्स की मदद से ये डीएनए को एडिट करता है। और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बता दूं, ये कैसे एडिट करता है, इसका क्या प्रोसीजर है। ये कट पेस्ट करता है जीनोम को। जीनोम मतलब यही जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है ऑन द गो, ठीक है। ये ऑन द गो ही ऐसे एडिट कर देता है उसको। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस में मिलता है, क्या ये, जैसे कि क्रिस्पर कैस9 आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा, वैसे ही आपको बाकी चीजें हैं जो हर जगह पे आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन ये जो है ये आपको सब ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा। क्वेश्चन आपका यहां से ऐसे आएगा कि जो है हमारा ब्रिज रिकम्बिनेस मैकेनिज्म, ये किस ऑर्गेनिज्म में होता है, किसके पास होता है, यूकेरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, ह्यूमंस, ऐसा करके कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी ऑप्शन। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये ऑल ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा आपको। इसी के साथ साथ आपके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्रिस्पर कैस9 एक एडिटिंग मटेरियल है, टेल न्यूक्लियस है, जिंक फिंगर न्यूक्लियस है, और आरएनए इंटरफेरेंस है। आरएनए इंटरफेरेंस भी काफी न्यूज में है, तो ये हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे जीन को साइलेंस किया जाता है और उसकी वजह से फिर वो काम नहीं करता। तो ये है हमारा आरएनए इंटरफेस, और ये रही आपकी न्यूज जो आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हम अगली न्यूज पे। आदित्य L1, इसके बारे में मैं आपको बता दूं पहले, ये आदित्य L1 जो है इसको लॉन्च किया गया था इन अर्ली 2024, ठीक है। L1 आदित्य, चलो आदित्य तो समझ आता है, L1 इसका क्यों नाम है, क्योंकि इसको कहां पे इंसर्ट किया गया है, कहां पे लॉन्च किया गया है, लैग्रेंज पॉइंट 1 L1, ठीक है। लैग्रेंज 1 मैं अभी आपको समझा देता हूं 2 मिनट में। सबसे पहले तो आप ये याद रखो, इसको 178 डेज लगते हैं रेवोल्यूशन अराउंड द लैग्रेंज 1 L1 पॉइंट। इसके अराउंड रेवोल्यूशन में, मतलब यहाँ पे इसको 178 डेज लगते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है, कितने दिन में ये रेवोल्यूशन करता है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि ये लैग्रेंज पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं ये क्या होता है। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, अगर ये सन है, यहाँ पे आप अर्थ देखिए, तो लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इन दोनों की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन का और अर्थ का, वो बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, ताकि अगर कोई भी चीज वहां पे लॉन्च करे वो आराम से लॉन्च हो सके। वहां पे एक दूसरे का ग्रेविटेशन फोर्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, ठीक है। वरना अगर कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे अर्थ का ज्यादा होगा तो ये चीज खींची चली आएगी अर्थ की तरफ, या सन का होगा तो ये चीज खींची चली जाएगी सन की तरफ। तो इसलिए ये लैग्रेंज पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पे दोनों का बराबर होता है, ठीक है। वो होता है हमारा लैग्रेंज पॉइंट। और ऐसे ही 5 पॉइंट्स होते हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। ये आपका एक और क्वेश्चन बनता है, टोटल कितने लैग्रेंज पॉइंट्स होंगे,
तो 5 होंगे आपके टोटल लैग्रेंज पॉइंट्स, और इसमें L4 और L5 जो है वो सबसे स्टेबल माने जाते हैं। मतलब कि ये और ये है आपके सबसे स्टेबल पॉइंट्स। और ये है आपका एक और क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहीं पे दिखा दिए। एक तो अदिति के बारे में पूछा जाएगा किस लैग्रेंज पॉइंट पे, फर्स्ट। कितने दिन लगते हैं इसको रेवोल्यूशन में, 178। कितने होते हैं टोटल लैग्रेंज पॉइंट्स, 5। सबसे स्टेबल कौन होते हैं, L4 और L5। ये थी हमारी न्यूज। अब चलते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज पे। मार्स ओडेसी ऑर्बिटर, इसको लॉन्च तो बहुत पहले किया गया था 2001 में, पर आज ऐसा क्या हो गया इसकी वजह से कि ये फिर से न्यूज में आ गया। तो इसने हमें इंफॉर्मेशन दी है सबसे बड़े वोल्केनो की हमारे सोलर सिस्टम में। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो सोलर सिस्टम का, ठीक है, एज ऑफ नाउ जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि इससे बड़ा किसी और प्लेनेट पे हो, पर एज ऑफ नाउ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से सबसे बड़ा जो है वो है ओलंपस मॉन्स। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ा जो हमारे सोलर सिस्टम का है वोल्केनो, उसका नाम क्या है, ओलंपस मॉन्स। कहाँ पे है, मार्स पे। ठीक है, अभी तक की जो हमारी रिसर्च है या इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से ये सबसे बड़ा है। ठीक है, और कब लॉन्च हुआ था मार्स ओडेसी ऑर्बिटर, 2001 में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट वाज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू मेक अ ग्लोबल मैप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड मिनरल्स। मतलब कि ये पहली बार कोई ऐसा मिशन हुआ था जिसने यहां से हमको मार्स की सरफेस से बता दिया कि ये सरफेस किन केमिकल्स की बनी हुई है। केमिकल कंपोजिशन दिया हमें मार्स की सरफेस का। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा पहला मिशन था जिसने हमें मार्स की सरफेस के बारे में आइडिया दिया, तो दैट इज मार्स ओडेसी ऑर्बिटर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा एक और ल्यूनर केव जो कि साइंटिस्ट को रिसेंटली मिली है, ल्यूनर केव। अब इससे क्या होता है, सबसे पहले आप ल्यूनर केव के बारे में मैं बता दूं कि ये हमें मिली है एक अंडरग्राउंड केव जो कि मून पे मिली है साइंटिस्ट्स को। ठीक है, और ये कहाँ पे मिली है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि ये किस जगह पे मिली है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आएगा आपका कि हमको ये बताओ जो ल्यूनर केव मिली है वो किस जगह पे मिली है। दैट इज सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है, अ लार्ज डार्क बसाल्टिक प्लेन्स ऑन ल्यूनर सरफेस। बसाल्टिक प्लेन मतलब बसाल्ट से बनी हुई, बसाल्टिक प्लेन्स का मतलब बसाल्ट से बनी हुई। तो वहां पे मिला है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के पास एक केव, एक गुफा मिली है वहां पे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आपको पूछा जाए क्या ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हाँ है, बिल्कुल है। क्योंकि आपको पता होगी स्पेस में रेडिएशन कभी कभार बहुत ज्यादा हो जाती है। तो रेडिएशन से बचने के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स है या रिसर्चर्स है वो इस केव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, बिलीव टू बी द अंडरग्राउंड पैसवेज फॉर्म थ्रू वॉल्केनिक प्रोसेसेस दैट आर कनेक्टेड टू पिट्स कवरिंग द मून सरफेस। मतलब ये कि ये जो केव्स बनती हैं यूजुअली कैसे बनती है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज से। आपको पता होगी वॉल्केनिक एक्टिविटीज थ्रू आउट द स्पेस होती रहती है। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि ओलंपस मॉन्स जो दुनिया का या सॉरी जो स्पेस का हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो है एज ऑफ नाउ, अभी तक की हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। अब हम आते हैं एक और न्यूज पे, टोकामाक फ्यूजन रिएक्टर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं टोकामाक फ्यूजन रिएक्टर जो होते हैं, यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक रिएक्टर होता है। ठीक है, ये एक मशीन है जिसमें फ्यूजन, आपको फिशन और फ्यूजन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। फिशन एंड फ्यूजन ये क्या होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि आपको पता होगी एटम बॉम्ब के बारे में, तो आपको पता होगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन। फ्यूजन जो है वो उससे भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आप इमेजिन करो कि फ्यूजन ज्यादा खतरनाक है फिशन से, तो आप इमेजिन करिए कितना डेंजरस हो सकता है। और यही फ्यूजन की अगर हम बात करेंगे, यही फ्यूजन किया जाता है टोकामाक फ्यूजन रिएक्टर में। ठीक है, इसमें इसको कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ये सब किया जाता है, क्योंकि इसको अनकंट्रोल्ड करेंगे तो क्या पता दुनिया को ही खत्म कर दे।
इतना खतरनाक है ये। तो न्यूज़ ये है कि चाइना ने बनाया है दुनिया का पहला हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग, जो कि है जिसका नाम है HH70। ये आपको याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि HH70 क्या है, फिर ऑप्शन आएंगे नीचे कि ये कोई वैक्सीन है, कोई दवा है, एक टोकामाक फ्यूजन रिएक्टर है, और चौथा ऑप्शन भी कुछ और आ जाएगा, कोई रॉकेट का नाम है। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये फ्यूजन रिएक्टर है, टोकामाक फ्यूजन रिएक्टर है। और टोकामाक फ्यूजन रिएक्टर मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होता है। और अगर आपको और भी पूछा जाए कि किसने इस पे काम किया है, तो यूरोपियन यूनियन और जापान ने बनाया था JT60SA। ये आप याद रखना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड फ्यूजन रिएक्टर, ठीक है। दुनिया का सबसे एडवांस्ड अगर आपको पूछा जाए कौन सा है, JT60SA। और किसने बनाया, यूरोपियन यूनियन और जापान, ये दो कंट्रीज ने बनाया है सबसे एडवांस्ड जो है टोकामाक फ्यूजन रिएक्टर। ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट। और ये अभी की न्यूज़ है, HH70 किसने बनाया है, चाइना ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम के बारे में आपने बहुत सुना होगा, काफ़ी पढ़ा भी होगा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, आपको पता होगी, जो हमारे गट में मिलते हैं और दही में होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं। तो इन्हीं की एक नई स्ट्रेन मिली है साइंटिस्ट्स को, ये आपको याद रखना है, MCC0200। MCC0200 जो है, ये नई स्ट्रेन है लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम की। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले आपको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में बता दूं कि ये प्रोबायोटिक होते हैं। मतलब कि अगर आपका गट हेल्थ खराब हो रखा है, पेट दर्द है या प्रॉपर डाइजेशन नहीं है, कुछ भी इशू है, तो वहां पे आपको प्रोबायोटिक दिया जाएगा। एक तो एंटीबायोटिक तो वो होता है जो इन्फेक्शन को खत्म करे, लेकिन जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो साथ में, देखो एंटीबायोटिक तो दवा है, उसको तो पता नहीं है कि कैसे काम करना है, उसको जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे गट में वो उनको डैमेज कर देगा। तो होता है हमारे गट में ऐसा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं, तो इन्फेक्शन के साथ साथ वो भी मर जाते हैं। तो जब हम प्रोबायोटिक की बात करें, प्रोबायोटिक वो एंटीबायोटिक है, ये प्रोबायोटिक है, तो ये गुड बैक्टीरिया, इसको प्रोबायोटिक को आप एक और नाम भी कह सकते हो, गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया आपके गट में जाएंगे तो वहां पे आपका गट भी प्रॉपरली फंक्शन करेगा। तो इसलिए एडवाइज्ड है कि जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं बहुत सारा, साथ में प्रोबायोटिक भी लिया जाए। अब ये MCC0200 जो है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये हार्श कंडीशंस में रहते हैं। जैसे कि आपको पता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जहां का पीएच न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक है। पीएच आपको पता होगी ना, एसिड लेवल्स जो होते हैं, जिससे एसिडिटी बेसिसिटी देखते हैं हम। तो हमारा गट जो होता है, वहाँ जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी हार्श होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा MCC0200, ये वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, और ये इंटेस्टाइनल सरफेस के साथ एडहेशन, एडहेशन मतलब रहता है, फॉर विद द इंटेस्टाइन्स रहता है वहाँ पे। और एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज है इसकी, और एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो MCC0200 है, क्या पता कल को जाके ये हमें ट्रीटमेंट में काम आए बहुत सारी डिसीजेस में। अब आते हैं हम अगली न्यूज़ पे, टिंज़ैपिरिन। टिंज़ैपिरिन में आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो है, ये यूज़ होता था आज तक एज एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट मतलब अगर आपका कहीं किसी के ब्लड में क्लॉट बन रहा है, ठीक है, क्लॉट बन रहा है, तो वो टिंज़ैपिरिन लेके वो एंटीकोगुलेंट असर करता था और वो क्लॉट तोड़ देता था ब्लड में, ताकि ब्लड स्मूथ फंक्शन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एंटीकोगुलेंट, एज एन एंटीकोगुलेंट यूज होता था। स्पेसिफिकली अ लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन। हिपैरिन आपको पता है कहाँ पे यूज होता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने ब्लड टेस्ट किए होंगे, तो आपको पता है ना, जब आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है तो वो एक वायल में जब इंजेक्ट करते हैं, उसके नीचे कुछ लिक्विड पहले से ही होता है। क्यों, ताकि वो ब्लड जो है वो जम ना जाए, है ना, क्लॉट ना कर जाए। वहाँ पे हिपैरिन होता है जो एंटीकोगुलेंट होता है, उसको जमने नहीं देता है, ठीक है। तो वैसे ही जो है ये जो हमारा टिंज़ैपिरिन है, ये ट्रीट करता था ब्लड क्लॉट्स को। अब क्या हुआ है नया कि हम इसको पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट ने रिसर्च करते हुए पता लगाया है, जो स्पिटिंग कोबरा वेनम है,
या सांप का जहर है, कोबरा का जहर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत सारी जानें भी लेता है, वो टिंज़ैपरिन की मदद से न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है, ठीक है? मतलब कि टिंज़ैपरिन से वो जो है कोबरा का जहर, उसका असर ख़त्म किया जा सकता है। अब इससे क्या होता है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो इंडियन कंट्री है, ये मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री जो है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सांप होते हैं। आप जम्मू में भी देख, कश्मीर में भी आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे, पर वहाँ पे सर्द ज़्यादा रहता है तो उतना नहीं दिखेगा। पर जम्मू में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा सांप होते हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सांप होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा डेथ्स होती है सांप की वजह से, सांप काटने की वजह से। तो टिंज़ापेरिन जो है वो दिया जा सकता है टू प्रिवेंट द कोबरा वेनम। और इसलिए आपको याद रखना है, आपका क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाएगा कि टिंज़ापेरिन जो है वो किस सांप के लिए यूज़ किया जा सकता है, किस वेनम के लिए, तो आपको बताना है कि कोबरा के वेनम के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन ये ऐसा हो सकता है कि जो टिंज़ापेरिन है, क्या इसको सांप के जहर के लिए ही बनाया गया था? तो नहीं, आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं नहीं, ये एज एन एंटीकोगुलेंट यूज होता है, और अब रिसर्च से पता चला है कि ये इस चीज के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है? और ये आप अगर देखेंगे, जो टिंज़ापेरिन है, ये जो सांप का जहर है, उसका जो इंटरेक्शन होता है विद द सेल रिसेप्टर्स, देखो आपको पता होगा कि सेल पे कोई, अगर ये सेल है, इस पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं कि जहाँ से जहर आएगा वो इनके साथ इंटरेक्ट करेगा, फिर ये रिसेप्टर इसको एक्सेप्ट करेंगे और सेल के अंदर लेके जाएंगे, उसकी वजह से सेल फिर मर जाती है, सेल डेथ हो जाती है। तो टिंज़ापेरिन है, ये ब्लॉक करता है इस इंटरेक्शन को, ये इस इंटरेक्शन को होने ही नहीं देगा। जब इस इंटरेक्शन को होने ही नहीं देगा, तो उसका देखो, ये यहीं पे इंटरेक्शन को तोड़ देगा, इंटरेक्शन ही नहीं हुई इसकी, तो बात खत्म हो जाएगी। जब इंटरेक्शन ही नहीं होगी तो सेल डेथ भी नहीं होगी। ऐसे ये इंटरेक्ट करता है, और इसलिए टिंज़ापेरिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन ए कंट्री जहाँ पे सांप के रिलेटेड केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा है। अब हम आते हैं अगले न्यूज़ पे, जो है स्पेस मैत्री। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जो है, ये लॉन्च करने वाला है एक ऑस्ट्रेलिया का जो ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है? ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट 450 kg वेट, याद रखना, नाम याद रखना, ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट, जो ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट डिजाइंड एंड बिल्ड स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है, इसरो क्या लॉन्च करने वाला है ऑपरेशन मैत्री में? ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट। सबसे पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये लॉन्च होने वाला है, किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ भाई मैत्री क्या लॉन्च करेगा? ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट। दूसरा पूछेंगे, ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट किसने बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। दूसरा क्वेश्चन, कब हो रहा है? 2026 में। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, कि ये किस व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा? तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एसएसएलवी। देखो ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एसएसएलवी हो गया, पीएसएलवी, जीएसएलवी, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, वो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, अभी आप वो सब छोड़ दीजिए। आप बस इतना याद रखिए कि एसएसएलवी या स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो यूज होगा स्पेस मैत्री में, जिसकी वजह से लॉन्च किया जाएगा ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट, जो कि है ऑस्ट्रेलिया का। अगर याद ना रहे तो इस झंडे को याद कर लेना, वहां पे ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का ये है जो इनकी कोलैबोरेशन है। मैत्री मतलब मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च इनिशिएटिव। मैत्री का ये फुल फॉर्म है। अगर पूछा जाए तो ये लिखने आप, मिशन फॉर, देखो एम फॉर मिशन, ए ऑस्ट्रेलिया, आई इंडिया, टी टेक्नोलॉजी, आर रिसर्च एंड आई इनोवेशन, ठीक है? ये इसकी फुल फॉर्म है। ये कोलैबोरेशन है किसके बीच में? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है? ये कमर्शियल आर्म है ऑफ इसरो एंड ऑस्ट्रेलिया स्पेस मशीन्स कंपनी। तो ये आपका एक और क्वेश्चन है कि कोलैबोरेशन किस किस के बीच में है, ये आप याद रखेंगे। एनएसआईएल और जो ऑस्ट्रेलिया की स्पेस मशीन्स कंपनी है, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन है स्पेस मैत्री का। तो ऐसे आपको याद रखना है कि मैत्री के बारे में आपने क्या पढ़ा है, ठीक है? अब आते हैं हम अगली न्यूज पे, जो कि है एक्शियम 4 मिशन। एक्शियम 4 मिशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें इंडिया इस बार अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाला है, ठीक है? 2 एस्ट्रोनॉट्स भेजेगा इंडिया इन एक्शियम 4 मिशन। 2 कौन से वाले 2 को भेजने वाला है? वो कौन से वाले 2 जाएंगे इसमें? जो गगनयान मिशन है इंडिया का,
अगर आपने पढ़ा होगा गगनयान मिशन के बारे में, उसके लिए 4, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया ने प्लान किया हुआ है ह्यूमनॉइड, जो मतलब ह्यूमंस को भेजने का स्पेस में, ठीक है। और उसमें उन्हें 4 जो है एस्ट्रोनॉट्स उनको ट्रेन किया है, और उनमें से उन्हीं 4 में से 2 ऐसे हैं जिनको भेजा जाएगा एक्शियम 4 मिशन पे। कहाँ पे जाएंगे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा 2 एस्ट्रोनॉट्स को विद द एक्शियम मिशन। अब आपके लिए एक सवाल मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, मुझे बताओ, रिसेंटली एक इंडियन थी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काफ़ी टाइम तक फंस गई थी, और वो कुछ टाइम पहले वापस आई है वहाँ से, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। तो मुझे नाम बताओ उसका कि वो कौन थी, क्योंकि वो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम आप मुझे बताएंगे कि कौन सी एस्ट्रोनॉट थी जो फंस गई थी वहां पे और अब उसको वापस लाया गया। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे एक्शन 4 में इंडिया के 2 जा रहे हैं, और कौन है वो जो गगनयान मिशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे। और एक्शन मिशन की अगर हम बात करें तो स्पेसक्राफ्ट कौन सा यूज हुआ था इसके लिए? स्पेस एक्स क्रू डिजाइन। और अगर बात की जाए इस लाइफ मिशन क्या है इसकी? 14 दिन। 14 दिन का ये एक्शन 4 के बारे में जो बोल रहा हूं मैं, स्पेस एक्स की क्रू ड्रैगन है। स्पेस एक्स भी आपको पता होगी, स्पेस एक्स आपको पता होगी किसका है, एलोन मस्क, और क्रू ड्रैगन इसका नाम है जो इस बार यूज किया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने के लिए। तो क्योंकि इसमें इंडियन जा रहे हैं तो इसलिए आपको याद होना चाहिए कि इसमें क्या सीन है, ठीक है। अब आते हैं हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। RAMSES फुल फॉर्म रैपिड एफोप्सिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, ठीक है। स्पेस सेफ्टी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये शायद आपको एग्जाम में पूछा जाए। स्पेस सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बेसिकली सेफ्टी का अगर कॉन्सेप्ट है तो डिफेंस है मिशन, डिफेंस मिशन है। और सबसे पहले आप ये याद रखो कि ये मिशन किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है ये मिशन, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है ये। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक डिफेंस मिशन है। तो डिफेंस मिशन का क्या मतलब है कि ये किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है कि एक एस्ट्रॉयड है जो कि आ रहा है अर्थ की तरफ, ठीक है। और अगर आपको पता है कि अगर अर्थ पे एक चावल के दाने के बराबर भी कोई एक्स्ट्रा टेरिtoriयल हिट करे तो वो डैमेज बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ गई होती है स्पेस में ट्रैवल करने के बाद। तो अब एक एस्ट्रॉयड आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है रैमसेस या रैपिड एफोप्सिस मिशन, ये इंटरसेप्ट करेगा उसको, मतलब कि ये उसको जाके आगे रोकेगा रोकेगा या डाइवर्ट करेगा, ठीक है। और एस्ट्रॉयड का नाम आपको एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाएगा कि एस्ट्रॉयड का है 99942 एफोप्सिस, ये नाम है इसका, ठीक है। 99942 एफोप्सिस है। तो ये जो हमारा रैमसेस है ये इसको जाके आगे इंटरफेयर करेगा इसके साथ, इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, इसको रोकेगा, इसको इंटरसेप्ट करेगा और इसको एकम्पनी करेगा थ्रू इट्स सेफ। और उसके बाद ये अर्थ के बहुत पास से गुजरेगा, मतलब कि इसको इंटरफेयर करने के बाद भी जो कि चीज शायद जाके सीधे अर्थ पे टकरा जाती, जब हमारा रैमसेस मिशन काम करेगा तो ये इसको डाइवर्ट करेगा, अर्थ की तरफ इसको नहीं आने देगा ये, ठीक है। अर्थ की तरफ नहीं आएगा तो किसी और डायरेक्शन में लेके जाएगा, शायद इधर की तरफ लेके जाए। लेकिन उस सब के बावजूद भी 2029 में ये बहुत पास से गुजरेगा अर्थ के, बहुत पास से। कितने पास से? 32,000 किलोमीटर, 32,000 किलोमीटर पास। अब आप बोलोगे सर 32,000 किलोमीटर बहुत दूर होता है, उससे क्या होगा? तो बहुत, भैया ये बहुत दूर नहीं है। आप इमेजिन करो यूनिवर्स को कितना बड़ा है, कितने बिलियन लाइट ईयर्स इसमें आप देख सकते हैं, और फिर इसमें 32,000 किलोमीटर तो कितना ही है। तो इसलिए बहुत पास से गुजरेगा। यूजुअली आप देखेंगे इतने पास से कोई आके गुजरता नहीं है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसका डायमेंशन पूछा जाए, 375 मीटर्स इसका अक्रॉस है, ये इसका डायमेंशन है एज ऑफ नाउ। तो यही है, क्योंकि अर्थ के पास से कब आएगा? 2029 में। और इसको तब डाइवर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ रैमसेस। और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कंसर्न है कि अगर ये फेल हो जाएगा तो अर्थ को शायद हिट कर जाए, दैट विल बी डेविस्टेशन, शायद एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा डेविस्टेशन कर दे। अब आते हैं हम अपनी लास्ट जो हमारी है आज की लेक्चर की न्यूज़, स्नो ब्लाइंड मॉलवेयर। स्नो ब्लाइंड मॉलवेयर के बारे में अगर हम बात करें, देखो मॉलवेयर आपको पता होगी, मॉलवेयर जो होता है ये एक वायरस समझ लो या ट्रोजन या कुछ भी,
कोई भी ऐसी चीज़ कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा, वायरस होता है, ट्रोजन होता है या बाकी सब होते हैं जो कि नुकसान पहुंचाता है आपको, ठीक है, डैमेज करता है आपके सिस्टम को या फिर किसी और तरह का आपको नुकसान करता है, आपको पैसे निकाल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है स्नो ब्लाइंड मॉलवेयर, ये किस पे अटैक करता है? एंड्रॉयड डिवाइसेस पे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एंड्रॉयड डिवाइसेस पे कौन सा है जो अटैक करता है? तो उसका नाम है स्नो ब्लाइंड मॉलवेयर, जो एंड्रॉयड डिवाइसेस पे अटैक करता है। और क्या करता है अटैक करके? क्या फोन खराब करता है? नहीं, फोन के साथ इसको कोई लेना देना नहीं है। ये क्या करता है? बैंकिंग डिटेल और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा लेता है। मान लो आपका यूपीआई पिन चुरा लिया, आपका पासवर्ड चुरा लिया, पिन कोड जो भी होगा, कोई भी ऐसी चीज चुरा के फिर क्या होगा, आपका पैसा लेगा अकाउंट से, आपका अकाउंट हो जाएगा खाली और आप फिर करोगे कि ये क्या हो गया, और आपको पता भी नहीं चलेगी कि ये कैसे हो गया। आपने तो कोई पैसा खर्चा किया नहीं, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये जो है ये स्नो ब्लाइंड मॉलवेयर से हुआ है। और ये कैसे होता है? यूजुअली क्या होता है कि लोग एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, लेकिन वो मैलिशियस ऐप होती है। लगती तो नॉर्मल है, हाँ अच्छी एप्लीकेशन है, आपके पास बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशन होती है ना, डाउनलोड करते हैं तो आपको लगेगा अरे ये तो अच्छी एप्लीकेशन है, चलो डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसमें होगा स्नो ब्लाइंड मॉलवेयर, जो कि आपके बैंक अकाउंट से सारा पैसा ले जा सकता है, ठीक है। तो इट repackages an app to avoid detection and misuses accessibility features to steal sensitive information and control the app remotely। मतलब ये बहुत दूर से इसको कंट्रोल किया जा सकता है रिमोटली, और इसकी वजह से आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी की पूरी जा सकती है। ये थी हमारी न्यूज़। अब आते हैं हम, मैंने आपको बताया था कि कुछ MCQs हैं जो हम करेंगे अभी। जैसे कि ये मैंने आपको कराया था आज, नासा का मार्स ओडिसी मिशन है जो टू डिटरमाइन द अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन मार्शियन सरफेस। ये कुछ MCQs है। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि हम ये MCQs जो है वो कल करेंगे। कल मैं आपके लिए क्लास लाऊंगा, स्पेसिफिकली जो हमने आज पढ़ा है उसके बारे में MCQs करेंगे। जैसे कि आप इस MCQ को ट्राई कर सकते हैं जो हमने पढ़ा था, फेज 2 एयर डिफेंस एटमॉस्फेरिक मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था? मैंने वहाँ पे मार्क करके बताया था आपको। आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कर दो कमेंट में, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया है अभी। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कल मैं आपके लिए एक क्लास लेके आऊँगा जो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस मैं वहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ऐसे ही हम करेंगे कि एक दिन क्लास कराई और फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराए। जैसे कि ये है BRM जो है, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि जेनेटिक एडिटिंग टूल है। ये दो क्वेश्चंस का आप मुझे आंसर बताओ। एक तो वो जो मैंने इससे पहले आपको बता दिया था, और इसका आंसर मुझे आप बता दो कि ये कैसे करता है एक्ट। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम इनके MCQs करेंगे और फिर उसके बाद और बहुत सारी, मुझे लगता है अराउंड 4 to 5 क्लासेस आएंगी इस टॉपिक पे, बिकॉज ये स्पेसिफिकली मेंशन भी किया गया है। तो चलिए आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल MCQs के साथ। टिल देन बाय बाय।